9 अक्टूबर 2024 इस दिन मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। टाटा ग्रुप जो कि 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है, इसकी इस कदर तक कामयाबी में रतन टाटा जी का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या आपको पता है कि टाटा ग्रुप की पूरी हिस्ट्री क्या है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर रोड्स पर गाड़ी हो तो टाटा मोटर्स, हवा में एयरप्लेन हो तो एयर इंडिया, घरों में चाय से लेकर नमक तक भी टाटा का ही है। इंडिया में 100 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी कंपनीज टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। वेल, इस एम्पायर की शुरुआत करीब 150 साल पहले रतन टाटा जी के परदादा जी जमशेद जी टाटा जी ने की थी। जमशेद जी अपने पिताजी के साथ कॉटन की ट्रेडिंग का काम करते थे और जब जमशेद जी 29 साल के हो गए तो जमशेद जी खुद की एक कॉटन मिल लगाना चाहते थे। तो उन्होंने 1868 में 21,000 रुपये में एक बैंकरप्ट हो चुकी ऑयल मिल को खरीद लिया। 1869 में उन्होंने इस ऑयल मिल को एक कॉटन मिल में बदल दिया और इसे नाम दिया अलेक्जेंड्रा मिल। इस मिल को उन्होंने प्रॉफिट में लाया और खरीदने के 2 साल बाद इस मिल को उन्होंने प्रॉफिट में ही बेच दिया। वेल, जमशेद जी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कदम रखना चाहते थे। वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहते थे और इस कॉटन मिल को बेचने के बाद उनके पास एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने इस प्लांट को नागपुर के अंदर सेटअप किया। वेल, उस समय बॉम्बे को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता था और काफ़ी सारे लोगों ने जमशेद जी को बॉम्बे में मैन्युफैक्चरिंग ना लगाने के लिए क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उस समय बॉम्बे पूरे इंडिया में सबसे बड़ा कॉटन मार्केट था। लेकिन जमशेद जी ने नागपुर में जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था, वो जगह इनके बिजनेस के लिए काफ़ी सूटेबल भी थी, क्योंकि उस इलाके में कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा थी और कॉटन से कपड़ा बनाने के लिए काफ़ी सारे पानी की ज़रूरत भी लगती है और नागपुर के उस इलाके में काफ़ी सारी नदियाँ थीं। इसीलिए उनकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वहाँ पर भरपूर पानी की सप्लाई थी। अब इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर ज़रूरत थी लेबर्स की। वेल, नागपुर में इन लेबर्स की अवेलेबिलिटी बॉम्बे से कहीं ज़्यादा थी और इनका रेट भी बहुत कम था। जमशेद जी ने अपनी इस नागपुर वाली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एम्प्रेस मिल का नाम दिया। वेल, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते थे उन्हें पहले टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जमशेद जी टाटा के लिए ये एक काफ़ी बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ज़्यादातर वर्कर्स काम पर उतना ध्यान नहीं देते थे और कई बार तो 20% से ज़्यादा वर्कर्स छुट्टी पे होते थे। इस प्रॉब्लम का सलूशन जमशेद जी ने एक अलग ही तरीके से निकाला। उन्होंने एक ऐसी अलग स्कीम निकाली कि उनके सभी वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। सभी वर्कर्स की मेडिकल इंश्योरेंस भी की गई और वर्कर्स के लिए स्पोर्ट्स डे और काफ़ी सारे फैमिली इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए। इन सभी फैसिलिटीज़ देने के चलते अब वर्कर्स भी खुद को इस कंपनी का एक हिस्सा समझने लगे और काफ़ी एफिशिएंसी से काम करने लग गए। वेल, उस समय के दौरान सिल्क को एक काफ़ी प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और दुनिया भर में फ्रांस में सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का सिल्क पाया जाता था। दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क फ्रेंच सिल्क वॉर्म्स ही प्रोड्यूस करते थे। जमशेद जी ऐसी ही क्वालिटी का सिल्क इंडिया में ही प्रोड्यूस करना चाहते थे, इसीलिए वो इंडिया से फ्रांस गए और वहाँ से इन सिल्क वॉर्म्स की ब्रीड को इंडिया में लेके आए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी कि इन फ्रेंच सिल्क वॉर्म्स के लिए फ्रांस की क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनवायरनमेंट ही सूटेबल था। फिर जमशेद जी ने बेंगलोर के अंदर एक सिल्क फार्म लगाया, जहाँ का एनवायरनमेंट इंडिया की बाकी जगहों से बेटर था लेकिन परफेक्ट नहीं। लेकिन फिर जमशेद जी ने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इन सिल्क वॉर्म्स की फार्मिंग चालू कर दी। ये पहली बार था जब इस तरह से इन सिल्क वॉर्म्स की फार्मिंग कभी की गई हो। वेल, जमशेद जी का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और अब जो सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट किया जाता था, वैसे ही अच्छी क्वालिटी का सिल्क अब इंडिया में ही प्रोड्यूस होने लग गया। वेल, जमशेद जी की लाइफ के 4 मेन सपने, 4 मेन गोल थे जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। एक आयरन एंड स्टील कंपनी को इंडिया में सेटअप करना, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन को बनाना और एक यूनिक और शानदार होटल को इंडिया में बनाना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को सेटअप करना। इनमें से सिर्फ होटल ही एक ऐसा सपना था जिसे जमशेद जी पूरा होते हुए देख पाए। ये था द ताज महल होटल, जिसे 1903 में पूरा किया गया। वेल, उस समय ये इंडिया का एक इकलौता ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी मौजूद थी। वेल, शुरुआत में इस होटल के एक रूम का प्राइस 13 रुपये था। इस होटल के रूम्स के अंदर अमेरिकन फैन से लेकर जर्मन एलिवेटर्स तक मौजूद थी।
जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, इसमें करीब हजारों लाखों टन आयरन लगना था, जिसे ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। और जमशेद जी का ख्वाब था कि वो इंडिया में ही स्टील मैन्युफैक्चर करे, तो इसीलिए वो इंडिया में आयरन रिजर्व्स की तलाश में लग गए। करीब 17 साल बाद आखिर उन्हें ये आयरन रिजर्व्स बंगाल में मिल ही गए। 1899 में उन्होंने वहाँ पर एक स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, लेकिन 1904 में उनकी डेथ हो गई और इनके इस सपने को आगे बढ़ाने का काम अब उनके बेटे सर दोरब जी टाटा ने किया। 1907 में ये आयरन एंड स्टील कंपनी पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दी गई, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। ये आयरन स्टील प्लांट उस समय पूरे एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट था और वर्ल्ड वॉर 1 में भी ब्रिटिशर्स ने इसी प्लांट से अपनी आयरन और स्टील की डिमांड पूरी की थी। दोरब जी टाटा के समय टाटा ग्रुप काफ़ी ज़्यादा तरक्की हासिल करने लगा। 1910 में टाटा पावर को इस्टेब्लिश किया गया, इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी, जहां पर वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी। इसी समय के दौरान इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की भी नींव रखी, ताकि साइंस और रिसर्च के फील्ड में इंडिया बाकी देशों से कम्पीट कर सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में भी मदद की थी। दोरब जी टाटा के समय में टाटा ग्रुप ने अलग अलग फील्ड्स में काफ़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन 1932 में उनकी डेथ हो गई और दोरब जी टाटा के बाद JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस को इस्टेब्लिश किया, जिससे इंडिया को खुद की एक पहली एयरलाइन मिल गई। इसकी पहली फ़्लाइट को खुद JRD टाटा ने एज अ पायलट उड़ाया था, लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस के चलते सरकार ने काफ़ी सारी कंपनीज़ को अपने अंडर ले लिया, जिसके अंदर टाटा एयरलाइंस भी शामिल थी और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। और फिर JRD टाटा ने ट्रक्स और इंजन्स बनाने वाली कंपनी को स्टार्ट किया, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। 1984 में JRD टाटा ने एक चाय बनाने की कंपनी टाटा टी को भी इस्टेब्लिश किया और ये कंपनी दुनिया की चाय बनाने वाली कंपनीज में एक बड़ा नाम है। इसी समय के दौरान JRD टाटा ने अपने बिजनेस की कमान अपने एक फैमिली मेंबर को सौंप दी। ये फैमिली मेंबर और कोई नहीं बल्कि सर रतन टाटा जी ही थे। शुरुआती समय में रतन टाटा जी ने टाटा स्टील की जिम्मेदारी निभाई और टाटा स्टील को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में पहुंचा दिया। और फिर 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा के अंडर टाटा मोटर्स ने 1998 में इंडिका, एक पहली कार जो पूरी तरह से इंडिया में ही बनाई थी, उसे लॉन्च किया। रतन टाटा जी के अंडर ही टाटा ने दुनिया भर के काफ़ी सारे ब्रांड्स को भी खरीदना शुरू कर दिया। 2012 में रतन टाटा जी ने अपनी बढ़ती उम्र के चलते एज चेयरमैन टाटा ग्रुप से रिज़ाइन कर दिया और अपनी जगह पर साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया, जिनकी 2022 में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। और इसके बाद नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। ये थी कहानी टाटा ग्रुप की।